हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट के रिक्रूटमेंट रूल के पार्ट बी में। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट ए पहले देख लें, ताकि जो भी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हैं वो क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं अब तक 12th पॉइंट तक, जिसमें सीनियर टैक्स असिस्टेंट का ERR हम रीड कर रहे हैं और 100% प्रमोशन कोटा है फ्रॉम TA टू सीनियर TA। और सीनियर TA को 3 साल की मिनिमम रेगुलर सर्विस रेंडर करनी पड़ेगी और मिनिस्ट्रियल स्टाफ का जो एग्जामिनेशन होता है वो क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जूनियर सीनियर क्लॉज जो हमारे RR में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये जूनियर सीनियर क्लॉज है क्या। नोट 1 बात करता है प्रमोटी टैक्स असिस्टेंट्स की। थोड़ा सा मैं जनरली बता दूं इसके बारे में। जो टैक्स असिस्टेंट्स हैं वो बेसिकली 2 काडर से आते हैं। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटी और एक प्रमोशन रिक्रूटी से। ये तो जो डायरेक्ट होता है वो आता है हमारे पास SSC से, और जो प्रमोटी होता है वो आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट से प्रमोट होता है, टैक्स असिस्टेंट बनता है। और वो जो रेशियो होगा DRPR का वो रहेगा 75% और 25%। मान लीजिए 100 सीटें अगर टैक्स असिस्टेंट की क्रिएट हुई तो 75 जाएंगी डायरेक्ट SSC को रिपोर्ट हो जाएंगी और 25 सीट्स पर डिपार्टमेंट प्रमोशन कर देगा। तो जो DRPR रेशियो है वो टैक्स असिस्टेंट के केस में 3:1 का है। ठीक है, और जो MTS को TA बनने के लिए एक टाइपिंग टेस्ट या हम कह सकते हैं कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट देना पड़ता है। अगर कोई MTS उस टाइपिंग टेस्ट को क्लियर कर लेता है तो ही वो टैक्स असिस्टेंट बनने के लिए एलिजिबल होगा। अगर वो टाइपिंग टेस्ट या स्किल डाटा एंट्री स्किल टेस्ट क्लियर नहीं करता तो वो TA नहीं बन सकता। ठीक है, अब इस बात को यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रमोटी टैक्स असिस्टेंट्स will not be eligible for promotion as senior tax assistant till they qualify the departmental examination for data entry skill 5000 की डिप्रेशंस पर आर। मतलब जो प्रमोटी टैक्स असिस्टेंट है उसको सीनियर टैक्स असिस्टेंट नहीं बनाया जाएगा जब तक वो डाटा एंट्री स्किल का टेस्ट पास नहीं कर लेता। तो साथियों, जब डिपार्टमेंट MTS से TA बनने में वो स्किल टेस्ट ले चुका है तो सीनियर TA बनाने के लिए डिपार्टमेंट को वो टेस्ट दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जो पार्ट है ये मैं कहूँगा कि इनऑपरेटिव है। क्या है? इनऑपरेटिव। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मेन जूनियर सीनियर क्लॉज। जूनियर सीनियर क्लॉज, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। इफ अ जूनियर पर्सन is considered for promotion on the basis of his completing the prescribed qualifying period of service in that grade। अगर कोई जूनियर कंसिडर हो रहा है प्रमोशन के लिए, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस इन दैट ग्रेड। अगर कोई जूनियर अपनी सर्विस पूरी कर रहा है TA ग्रेड में तो क्या होगा? ऑल पर्सन सीनियर टू हिम इन द ग्रेड, जो भी लोग उस जूनियर से सीनियर होंगे वो भी कंसिडर किए जाएंगे। शेल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन, वो भी प्रमोशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। नॉट स्टैंडिंग दैट, बावजूद इसके, दे मे नॉट हैव रेंडर्ड द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस इन दैट ग्रेड। मतलब भले ही सीनियर ने जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ सर्विस है वो भले ही रेंडर ना किया हो, लेकिन फिर भी उसका प्रमोशन हो सकता है। बट हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ प्रोबेशन। मतलब अगर कोई जूनियर प्रमोट हो रहा है तो उसके सीनियर को भी प्रमोट करेंगे, लेकिन इस सीनियर का प्रोबेशन कंप्लीट
होना चाहिए। दिस इज़ द वेरी नेसेसरी कंडीशन। ये लास्ट में लिखा हुआ है, बट हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली पीरियड ऑफ प्रोबेशन। भले ही 3 साल की सर्विस सीनियर ने रेंडर ना की हो, लेकिन अगर उस सीनियर का प्रोबेशन क्लियर है तो भी वो सीनियर प्रमोशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रमोशंस हैं ये होते हैं हमारे वैकेंसी ईयर वाइज। ठीक है, और जैसे ही हमने बात की जूनियर सीनियर क्लॉज की, अब आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि जूनियर सीनियर मतलब कोई लिस्ट होगी जिसमें कोई जूनियर होगा, कोई सीनियर होगा। तो जी हाँ, उस लिस्ट का नाम होता है जी सीनियरिटी लिस्ट। सीनियरिटी लिस्ट, ये लिस्ट आप इस प्रकार से ले सकते हैं। मान लिया ये सीनियरिटी लिस्ट है जिसमें सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन है। मान लिया आप फर्स्ट नंबर पर हैं, तो मतलब आप सीनियरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं। अगर आप इस सीनियरिटी लिस्ट के सबसे लास्ट में हैं तो इसका मतलब आप टीए कार्डर में सबसे जूनियर हैं। ठीक है, अब सीनियरिटी लिस्ट का हमें पता लग गया कि जो सबसे ऊपर होगा वो सीनियर होगा, जो सबसे नीचे होगा जूनियर होगा। तो इस प्रकार से वो रैंकिंग के हिसाब से चीज़ें चलती आएंगी। ठीक है, लेकिन जो ये सीनियरिटी लिस्ट है ये भी बनती है हमारी वैकेंसी ईयर वाइज। तो मैं आपको दो चीज़ें साफ कर दूं दोबारा, जो प्रमोशन होंगे वो भी वैकेंसी ईयर वाइज होते हैं, और जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है हमारी, जो हमारी सीनियरिटी लिस्ट बनती है वो भी वैकेंसी ईयर वाइज बनती है। हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे ये आप मान के चलिए कि ये एक सीनियरिटी लिस्ट है। ये बनाई गई है वैकेंसी ईयर वाइज, वैकेंसी ईयर वाइज बनती है। जो 2019 में जिस भी एम्प्लॉय का नाम होगा वो 2020, 2021 और 22 इन लिस्ट में जो भी लोग होंगे इनसे सीनियर होगा। मतलब सीनियर कौन होगा? 2019 वाला। अब हम बात करें 2020 की। ये जो 2020 की सीनियरिटी लिस्ट में 2019 वाला जो एम्प्लॉय होगा ये तो जूनियर सीनियर होगा, और जो 2020 के रिस्पेक्ट में हम देखें तो 21 और 22 वाले जूनियर होंगे, और 19 वाला सीनियर होगा किससे? 2020 वाले से, और 2021 और 22 वाले 2020 वाले से जूनियर रहेंगे। ठीक है, अब वो बात आई, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप रिक्रूट हुए हैं CGL 2020 में। ठीक है, और आप ज्वाइन करेंगे डिपार्टमेंट 2023 में। तो अब बात उठी कि भाई जो आपकी वैकेंसीज़ जब जिनके अगेंस्ट आप रिक्रूट हुए हो वो हैं वैकेंसी ईयर 2020 की, तो क्या आपको ईयर 2020 में प्लेस करें या जिस साल में आप ज्वाइन करेंगे, जिस साल में आप ज्वाइन करेंगे उसमें प्लेस करें? मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। जी, अब इशू आया कि जो आप जब ज्वाइन करेंगे तो वो करेंगे आप 2023 में। अब मुद्दा उठा कि आपको जो सीनियरिटी लिस्ट में जो प्लेस है वो 2020 वाला दिया जाए या 2023 वाला। इसके लिए मैं आपको रेफरेंस देता हूँ एक जजमेंट का, NR परमार। इस जजमेंट के हिसाब से ये आई थी हमारी 2012 में।
इसने कहा कि जो भी एम्प्लॉई या डायरेक्ट रिक्रूटी है वो ज्वाइन कभी भी करे, उसको उस स्लॉट में डालिए जिस साल की वैकेंसीज़ के अगेंस्ट उसकी रिक्रूटमेंट हुई है, यानी 2020 में। ठीक है, तो इस हिसाब से तो आपको 2020 में प्लेस किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद एक जजमेंट आई के मेघाचंद्रा में एनआर परमार के डिसीजन को रिवर्स कर दिया गया, मतलब पलट दिया गया। के मेघाचंद्रा में कहा कि जिस साल में एम्प्लॉय अपॉइंट होगा, क्या होगा, अपॉइंट, उस साल में उसको प्लेस किया जाएगा। मतलब भले ही आप CGL 2020 के हों, लेकिन आपने कौन से ईयर में ज्वाइन किया है, 2023 में, तो आपको 2023 वैकेंसी ईयर में प्लेस किया जाएगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर यही देख लेते हैं कि 2023 की सीनियरिटी लिस्ट कैसी होगी। सभी वैकेंसी ईयर्स की जो सीनियरिटी लिस्ट है उनका पैटर्न सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम टैक्स असिस्टेंट की 2023 वैकेंसी ईयर के लिए सीनियरिटी लिस्ट प्रिपेयर करके देखते हैं। अब आप देखिए कि टीए कौन कौन डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकता है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटी आ सकता है, ठीक है, एक प्रमोशन से भी आ सकता है, टीए बन सकता है। एक होता है जी स्पोर्ट्स कोटा, SQ, भाई कोई मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो डिपार्टमेंट उनको भी हायर करता है, उनको भी जॉब देता है बेसिकली। इसके बाद आते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉई ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगर डिपार्टमेंट में रहते हुए एक्सपायर हो जाता है, मान लिया कोई एम्प्लॉई है जो डिपार्टमेंट में रहते हुए एक्सपायर हो गया, तो उन जो एम्प्लॉई एक्सपायर हुआ है उसके डिपेंडेंट्स को डिपार्टमेंट जॉब देता है, तो वो लोग भी इस लिस्ट में आते हैं। और एक आता है हमारा ICT, जिसका मतलब है इंटरचार्ज ट्रांसफ़र का मतलब, एग्जाम्पल, मान लिया कोई टीए बेंगलोर में है और ये मान लीजिए 2012 में लगे थे, ठीक है, अब वो दिल्ली आ गए हैं 2023 में। तो जब दिल्ली की टैक्स असिस्टेंट की सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, जब दिल्ली की टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी ईयर 2023 की सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, तब उस लिस्ट में ये एम्प्लॉय भी होगा जो ट्रांसफ़र लेकर आया है किसी और चार्ज से, तो इनको बोलते हैं ICT, इंटरचार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, अब इनकी सीनियरिटी पोजीशन कैसे फिक्स होती है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए एक लिस्ट है प्रमोटी की, मान लिया प्रमोट हुए हैं, इनका रैंक है P1, P2, P3। भाई जो प्रमोट होंगे उनकी भी तो कोई सीनियरिटी होती है। अब भाई कुछ लोग डायरेक्ट रिक्रूटी भी हैं जो SSC से आए हैं, उनको हम मान लेते हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए सीनियरिटी लिस्ट बनती कैसे है, एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो टैक्स असिस्टेंट में DR और PR और DR रेशियो है वो है 1:3। मतलब अगर प्रमोट 8 एक बंदा होगा तो डायरेक्ट रिक्रूटी कितने होंगे, 3। तो सीनियरिटी लिस्ट मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पे P1 से,
तो प्रमोटी के बाद अब नंबर आएगा आपका डायरेक्ट रिक्रूटी का, और वो कितने होंगे? 3। तो लिस्ट में ये जो 3 बंदे हैं जो डायरेक्ट की सीनियरिटी लिस्ट में या मेरिट लिस्ट में टॉप पर हैं, इनको हम सीनियरिटी लिस्ट में इस तरह से लगाएंगे, D1, D2, D3। ठीक है, ठीक उसी तरह अब डायरेक्ट ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब दोबारा हम प्रमोटी को लेंगे, डेट इज़ P2, और उसके बाद 3 लोग हम डायरेक्ट वाली लिस्ट से उठा लेंगे, D4, D5, D6। तो ये सिलसिला ऐसे चलेगा। अब बात करते हैं इनकी स्पोर्ट्स कोटा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स और ICT चार्ज ट्रांसफ़र्स। इनकी क्या पोजीशन है, ये कहाँ पर प्लेस होते हैं? तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, स्पोर्ट्स कोटा, कंपैशनेट वाले, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं, और ICT, ये कभी भी आ जाएं। मान लीजिए आपने ज्वाइन किया है 5 नवंबर 2023 को, और कोई स्पोर्ट्स कोटा का, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का या ICT के एप्लीकेंट्स ने ज्वाइन किया है मान लीजिए 5 जनवरी 2023। अब आप देखेंगे कि आपने ज्वाइन किया नवंबर 2023 में, और स्पोर्ट्स कोटा या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के या ICT वाले एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया आपसे पहले। लेकिन ये स्टैंडर्ड रूल है कि जो भी स्पोर्ट्स कोटा में होगा या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के थ्रू आएगा या ICT आएगा, उनको जिस साल में वो आएंगे, मतलब ज्वाइन करेंगे, उस साल में वो बॉटम में प्लेस किए जाएंगे। कहाँ पर प्लेस किए जाएंगे? बॉटम में। ठीक है, तो मतलब ये जो डायरेक्ट प्रमोटी की लिस्ट के बाद फिर शुरू हो जाती है लिस्ट इसी वैकेंसी ईयर 2023 में स्पोर्ट्स कोटा की, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की और ICT की। मतलब ये लोग इन सब के जूनियर होंगे या ये लोग इनसे सीनियर होंगे। ठीक है, अगर किसी कारण से ये स्पोर्ट्स कोटा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट और ICT के एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हो रहे हैं, किसके लिए? एलिजिबल फॉर प्रमोशन। अगर ये एलिजिबल हो रहे हैं प्रमोशन के, तो जूनियर सीनियर क्लॉज की तरफ हम एक बार दोबारा चलते हैं। इफ ए जूनियर इज बीइंग कंसीडर्ड for promotion on the basis of completing the prescribed qualifying period of service in that grade, all persons senior to him in the grade shall also be considered for promotion, notwithstanding that they may not have rendered the prescribed qualifying period of service in that grade but have completed successfully the period of probation। मतलब जब हम इन जूनियर्स को कंसिडर करेंगे, तो सीनियर्स को भी प्रमोशन के लिए कंसिडर करना पड़ेगा अगर इन सीनियर्स का प्रोबेशन कंप्लीट है। मान लीजिए स्पोर्ट्स कोटा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट या ICT किसी भी रीज़न से एलिजिबल हो रहे हैं प्रमोशन के लिए, और ये जो सीनियर्स हैं ये इनका प्रोबेशन ही कंप्लीट नहीं है, तो सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट या ICT वाले जूनियर ही प्रमोट हो पाएंगे। जो सीनियर्स हैं वो प्रमोट नहीं होंगे क्योंकि उनका प्रोबेशन क्लियर नहीं है। और प्रोबेशन वाली बात हमें कहाँ से पता लगी? ये पता लगी हमें अपने रिक्रूटमेंट रूल्स से। ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे कि वो कौन सी कंडीशन है कि ये जो आपके जूनियर्स हैं ये तो एलिजिबल हो गए, और कुछ लोग सीनियर होते हुए भी प्रमोट नहीं हो पाए क्योंकि इनका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं था। कई लोग साथियों के दिमाग में होगा कि प्रोबेशन ईयर वाइज कैसे कंप्लीट होता है। मैं आपको बता दूं,
जो सीनियर टीए जो टीए के लिए प्रोबेशन है वो है 2 ईयर्स का, और प्रोबेशन हम देखते हैं जी डेट वाइज। मतलब मान लीजिए किसी ने 5 मई 2023 को ज्वाइन किया, तो इनको 1 साल कब होगा? 4 मई 2024 को, और दूसरा साल कब कंप्लीट होगा? 4 मई 2025 को। तो इस तारीख को एम्प्लॉय का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो प्रोबेशन है वो हमारा डेट वाइज होता है। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया प्रोबेशन कब कंप्लीट होता है। तो हम उस एग्जांपल की बात कर रहे हैं जब जूनियर प्रमोट हो जाए और सीनियर प्रमोट ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पर उनका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये एक सीनियरिटी लिस्ट है। ठीक है, इसमें कुछ लोग सीनियर हैं। मान लिया ये ज्वाइन किए थे जनवरी 2023 में। ठीक है, अब कोई एक एम्प्लॉय आया फॉर एग्जांपल आईसीटी इंटरचार्ज ट्रांसफ़र लेके कहीं बाहर से। तो अब आप देखेंगे कि ये तो आपसे जूनियर है और यहाँ पर प्लेस किया गया है। ठीक है, मान लिया आपने भी जनवरी में ज्वाइन किया और आपसे 1-2 दिन पहले जनवरी में ही इन आईसीटी ने ज्वाइन किया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एज़ पर रूल आईसीटी स्पोर्ट्स कोटा और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स जिस साल में भी ज्वाइन करेंगे उस साल के लास्ट में प्लेस किए जाएंगे। तो जो आईसीटी कैंडिडेट्स हैं वो हमारे लास्ट में प्लेस किए जाएंगे। ठीक है, अब जब अगला साल आएगा वैकेंसी ईयर 2024। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं प्रमोशन की वो कब करते हैं? एलिजिबिलिटी चेक करते हम 1 जनवरी ऑफ वैकेंसी ईयर दैट इज़ 2024। अब आप देखिए 2024 को आप तो एलिजिबल हो नहीं रहे क्योंकि आपका तो एक भी साल कंप्लीट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आईसीटी आए हैं आप देखिए उन्होंने अपने पिछले, मान लिया हमने एग्जांपल लिया था बेंगलोर रीजन में, मान लिया कोई है और वो दिल्ली आ गए हैं। मान लिया वो 2012 में वहाँ पर ज्वाइन किए थे और अब आ गए हैं 2023 में दिल्ली में। ठीक है, अब क्या होगा, 2023 वाली लिस्ट में वो यहाँ पर बॉटम में प्लेस कर दिए गए हैं। ठीक है, आप तो एलिजिबल हो नहीं रहे हैं। अगर बात करें आईसीटी की, आईसीटी वैसे तो सीनियरिटी में सबसे डाउन है, लेकिन जो हमारे टैक्स असिस्टेंट के आरआर हैं वो बात करते हैं कि उनको चाहिए क्या, कि बीइंग ए टीए आपने 3 साल की सर्विस प्लस आपके एग्ज़ाम क्लियर हों। एग्ज़ाम इन्होंने बेंगलोर में ही क्लियर कर लिए होंगे और आप देखेंगे कि इनकी जो सर्विस है, प्रीवियस चार्ज की सर्विस जो उन्होंने बेंगलोर में दी, मतलब कितने साल दी, आप लगा के चलिए कि ऑलमोस्ट 11 या 10 ईयर्स की सर्विस ये बेंगलोर में देकर आए हैं। तो ड्यू टू प्रतिभा रानी जजमेंट, ड्यू टू प्रतिभा रानी जजमेंट, ये दिल्ली का ही केस है। तो इस जजमेंट में क्या कहा गया कि जो भी आईसीटी के एम्प्लॉयज़ होंगे उनके प्रीवियस चार्ज में जो उन्होंने सर्विस की है उसको भी काउंट किया जाएगा। जब प्रतिभा रानी जजमेंट का इनको बेनिफिट दिया जाएगा आईसीटी एम्प्लॉय को, तो क्या होगा, तो आप देखिए कि टीए को सीनियर टीए बनने के लिए चाहिए क्या, 3 साल की सर्विस प्लस एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, यही तो चीज़ है। अब जब इनकी सर्विस आप देखेंगे तो मोर देन 10 ईयर्स है, तो ये यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे और एग्ज़ाम भी इनका क्वालिफाई होगा। तो आप देखिए, जब आप देखेंगे कि आपका तो 2023 में ज्वाइन करने के बाद ईयर काउंट नहीं हुआ, लेकिन आपका जो जूनियर है वो जब जूनियर लेकिन कंसिडर किया जा रहा है, उस केस में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जूनियर सीनियर क्लॉज की एक कंडीशन है कि अगर आप जूनियर को प्रमोट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, तो सीनियर्स को भी कंसिडर करेंगे, बशर्ते
उन सीनियर्स का प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं है तो सिर्फ जूनियर ही प्रमोट होगा, सीनियर को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आपका प्रमोशन कब होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपने ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट को 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो आप ये देखिए कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट कब हो रहा है। आपका प्रोबेशन जो हो रहा है प्रोबेशन कंप्लीट कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2024, क्योंकि 2023 आपका पूरा काउंट हो जाएगा 1 साल, और 2024 आपका पूरा काउंट हो जाएगा, तो आपके 2 साल कंप्लीट हो गए। 1/1/25 मतलब वैकेंसी ईयर 2025, वैकेंसी ईयर 2025 के लिए एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि 1/1/25 को अगर आपका कोई जूनियर प्रमोट हो रहा है, तो आपका भी प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोबेशन 1/1/2025 को प्रोबेशन आपका कंप्लीट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 2 कि आपने ज्वाइन किया है मान लीजिए 20 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो आपका प्रोबेशन कंप्लीट कब होगा? प्रोबेशन आपका कंप्लीट होगा 19 जनवरी 2025। अब हम बात करें वैकेंसी ईयर 2025 की, तो इसकी एलिजिबिलिटी हम चेक करेंगे 1 जन 2025 को। आप देखिए कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है 19 जन 2025 को, लेकिन अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि 1/1/25 को अगर आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, सिर्फ उस जूनियर का ही प्रमोशन हो पाएगा। अब हम बात करें कि वैकेंसी ईयर 2026, इसकी एलिजिबिलिटी डेट होगी 1 जनवरी 2026। अब हम चेक करेंगे कि अगर वैकेंसी ईयर 2026 के लिए अगर कोई आपका जूनियर प्रमोट हो रहा हो तो सीनियर को भी प्रमोट कर देंगे, प्रोवाइडेड बशर्ते उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो। अब आप देखेंगे कि 1/1/2026 को आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है और आपका प्रोबेशन कब कंप्लीट हो गया? 19 जनवरी 2025 को, मतलब 1/1/2026 को आपका प्रोबेशन क्लियर है। तो इस सिचुएशन में आपका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक या शेयर कर सकते हैं, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो बनाई जाए तो आप वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। शुक्रिया।